नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक बेहद रहस्यमय और गंभीर विषय की गहराई में जाने वाले हैं। हाल ही में पाकिस्तान के अंदर एक के बाद एक हाई प्रोफाइल टारगेटेड किलिंग्स का एक बहुत ही अजीब पैटर्न सामने आया है। हम उपलब्ध डेटा और रिपोर्ट्स के आधार पर इस पूरी स्थिति को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और पाकिस्तान के आतंकी कमांडरों के खामोश सफाए के इस जटिल मुद्दे को डीकोड करते हैं। एक ऐसा घटनाक्रम जिसने दुनिया भर के सुरक्षा विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सबसे ताज़ा और हैरान करने वाली घटना से। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अचानक हुई एक हत्या ने मानो एक नया पन्ना खोल दिया है। अज्ञात बंदूकधारियों ने लश्कर तैयबा के कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी को दिन दहाड़े गोलियों से भुन दिया। शुरुआती रिपोर्ट्स बिल्कुल साफ हैं। हमलावरों ने एक या दो नहीं, बल्कि उन पर गोलियों की बौछार कर दी। मतलब उन्हें बचने का रत्ती भर भी मौका नहीं मिला। ये कोई आम हमला नहीं था, बल्कि एक बेहद सटीक और पूरी तरह से सुनियोजित ऑपरेशन था। अब यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये शेख यूसुफ अफरीदी थे कौन। वो कोई छोटे मोटे या निचले स्तर के सदस्य नहीं थे। अफरीदी लश्कर तैयबा के एक बहुत ही सीनियर कमांडर थे और हाफिज सईद के बेहद करीबी माने जाते थे। अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित इस आतंकी संगठन के लिए खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस चलाने की वो सबसे अहम कड़ी थे। और बिल्कुल इसी वजह से जांच एजेंसियां इसे कोई मामूली आपराधिक वारदात नहीं मान रही हैं। इसे साफ तौर पर एक टारगेटेड किलिंग के रूप में देखा जा रहा है। तो अब स्वाभाविक रूप से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक अकेली अलग थलग घटना है या फिर किसी बहुत बड़े गहरे पैटर्न का हिस्सा? जब हम उपलब्ध डेटा और हाल की सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। ऐसा लगता है कि अफरीदी की मौत एक बहुत बड़ी पहेली का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि ये सिलसिला आखिर शुरू कैसे हुआ। अगर हम घटनाओं की टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये रातों रात शुरू हुआ कोई सिलसिला नहीं है। साल 2023 से ही इन लक्षित हत्याओं यानी टारगेटेड किलिंग्स का एक लगातार चलने वाला क्रम शुरू हो गया था। ध्यान दीजिए, पिछले साल मार्च में अबू कत्ल को अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया। फिर पिछले ही महीने आमिर हमजा को निशाना बनाया गया और अब शेख यूसुफ अफरीदी की हत्या। ये टाइमलाइन खुद ब खुद साबित करती है कि पिछले कुछ सालों से एक बहुत ही व्यवस्थित और क्रमिक अभियान चलाया जा रहा है। अब जो बात सच में सबसे दिलचस्प है वो ये कि जब हम इस डेटा को अलग अलग आतंकी संगठनों के हिसाब से बांटते हैं तो क्या तस्वीर उभरती है। शेख यूसुफ अफरीदी और अबू कत्ल दोनों लश्कर तैयबा से जुड़े थे और मारे गए। आमिर हमजा भी लश्कर से ही हैं, हालांकि वो खुशकिस्मती से बच निकले। और फिर नाम आता है मोहम्मद ताहिर अनवर का, जो जैश मोहम्मद से जुड़े थे और उनकी भी मौत हो चुकी है। ये डेटा चीख चीख कर बता रहा है कि कैसे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे बड़े संगठनों को एक एक करके बेहद व्यवस्थित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। चलिए अब उस घटना की बात करते हैं जिसने पिछले महीने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। 67 साल के वांछित आतंकवादी और लश्कर के संस्थापक सदस्य आमिर हमजा पर एक जानलेवा हमला हुआ। ये हमला कितना दुस्साहसिक था, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये लाहौर जैसे बेहद सुरक्षित और बड़े शहर में एक टीवी स्टेशन के बिल्कुल बाहर हुआ। एक अज्ञात शख्स ने उन पर गोलियां चलाईं। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक हमजा इस हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन हमले की जगह और इसका तरीका ये अपने आप में हमलावरों के दुस्साहस की गवाही देता है। इसके बाद एक और बेहद रहस्यमय मामला सामने आता है। जैश मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के बड़े भाई मोहम्मद ताहिर अनवर की कथित तौर पर बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। देखिए, अनवर संगठन में कोई आम कार्यकर्ता नहीं थे। वो जैश मोहम्मद के अंदर एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते थे और आतंकी अभियानों में काफी सक्रिय थे। उनकी इस तरह अचानक और बिना किसी स्पष्ट कारण के मौत हो जाना इस पूरे परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। और अब बात करते हैं इस पूरी लिस्ट के सबसे बड़े नामों में से एक की, अबू कत्ल, जिसे कत्ल सिंधी भी कहा जाता था। पिछले साल मार्च में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के झेलम में अज्ञात बंदूकधारियों ने इसे मार गिराया था। अबू कत्ल लश्कर का एक टॉप लेवल का आतंकी और हाफिज सईद का बेहद करीबी था। लेकिन जो बात इसे सबसे अहम बनाती है वो ये है कि वो 26/11 के मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। इसके अलावा वो जम्मू और कश्मीर के रियासी हमले का भी कथित मास्टरमाइंड था, जिसमें 9 मासूम मारे गए थे और 33 लोग घायल हुए थे। इतने हाई प्रोफाइल ऑपरेशन से जुड़े कमांडर का मारा जाना इस पूरे पैटर्न की गंभीरता को बहुत हद तक बढ़ा देता है। अब
जरा इस एक आंकड़े पर गौर कीजिएगा, 7। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 2023 से शुरू हुए इस सिलसिले में एक ऐसा दौर भी आया जब महज 7 महीनों के एक बहुत ही छोटे से अंतराल में 7 बड़े आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया। सोचिए, इतनी तेजी से एक के बाद एक हाई प्रोफाइल टारगेट्स का गिरना। सुरक्षा और जांच के नजरिए से ये कोई आम बात नहीं है, ये एक असाधारण घटनाक्रम है। और अगर आपको वो पिछला आंकड़ा चौंकाने वाला लगा, तो जरा इस बड़े स्केल पर नजर डालिए। 30। जी हां, जब हम डेटा का और भी गहराई से विश्लेषण करते हैं तो सामने आता है कि अकेले साल 2026 के आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 30 आतंकवादियों को निशाना बनाया जा चुका है। ये विशाल आंकड़ा इस बात का पक्का सबूत है कि हम यहाँ किन्हीं छिटपुट घटनाओं की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक बहुत बड़े स्तर पर चलाया जा रहा सघन अभियान है। जब हम 2026 के डेटा का पूरा दायरा देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये अभियान सिर्फ किसी एक छोटे इलाके या एक गुट तक सीमित नहीं है। एक ही साल में 30 आतंकवादियों को निशाना बनाना सच में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका फैलाव देखिए, लाहौर और कराची जैसे पाकिस्तान के सबसे प्रमुख शहरों तक इसकी पहुंच है। और निशाने पर कौन है? मुख्य रूप से लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों से जुड़े लोग। लेकिन इन सब में सबसे खास बात जो बार बार उभर कर सामने आती है वो ये कि ये सारे के सारे हमले लगातार अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा किए जा रहे हैं। ये पूरी तस्वीर इस अभियान के विशाल और अचूक पैमाने को बेहतरीन तरीके से समझाती है। इन सभी आंकड़ों और घटनाओं को गहराई से समझने के बाद हम एक अंतिम और सबसे बड़े सवाल पर आ खड़े होते हैं। आखिर ये अज्ञात हमलावर हैं कौन? और क्या सुनियोजित हत्याओं का यह सिलसिला आने वाले वक्त में भी ऐसे ही जारी रहेगा? उपलब्ध स्रोत स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि एक अभूतपूर्व और व्यवस्थित पैटर्न अपना काम कर रहा है, लेकिन इसके पीछे की असली ताकतें अभी भी पर्दे के पीछे ही हैं। हमने आज जो भी डेटा देखा वो निश्चित रूप से गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी जानकारी पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।